अरे क्या करूं यार, फिर से बॉस ने मीटिंग में बुला लिया। ये सेल्स मीटिंग, पता नहीं ये सेल्स मीटिंग फ्राइडे को ही क्यों करता है। हाँ बाबा, मैं निकल ही रहा हूं, इस समय तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। ऐसा लग रहा था जैसे दीपक ड्राइव करते करते अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा था। दीपक पिछले 4 साल से मुंबई में जॉब करते हुए अपनी वाइफ के साथ रहता था। वैसे तो दीपक की वाइफ अंजलि भी एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने मम्मी पापा के घर में पूना शिफ्ट हो गई थी। तो 2 महीने से दीपक हर शुक्रवार रात या फिर शनिवार सुबह को मुंबई से पूना के लिए निकल जाता था और फिर सोमवार सुबह ही वापस लौटता था। पर उस फ्राइडे दीपक को ऑफिस में ही काफी लेट हो गया। करीब 10:30 बजे वो ऑफिस से निकला और सीधा पूना के लिए निकल गया। उसने सोचा वहीं हाईवे पर रुककर किसी ढाबे पर खाना खा लेगा। वो जल्द से जल्द मुंबई या पूना हाईवे पहुंचना चाहता था, ताकि वहां से सीधा पूना 2-2.5 घंटे में पहुंच जाए। बस एक बार हाईवे पहुंच जाऊं वहां से तो बस 2-2.5 घंटे लगेंगे। इस टाइम तो भीड़ भी नहीं होगी। उस रात मौसम काफी अजीब था। आसमान बादलों की वजह से लाल था और बिजली भी कड़क रही थी, पर बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो बाप बनने वाला था। इसलिए इस बात से ही इन दिनों उसका मूड अच्छा रहता था। ऑफिस से हाईवे पहुंचने में उसे करीब 1-1.5 घंटा लगा। 12 बज चुके थे और उसकी गाड़ी अब हाईवे पर थी। हल्के से मुस्कुराकर दीपक ने गाड़ी के शीशे नीचे किए, गाड़ी का रेडियो ऑन किया और सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। रेडियो के गाने इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही थे। ठंडी हवा और गाने सुनते हुए वो 90 की स्पीड में हाईवे पर ड्राइव करता हुआ जा रहा था कि तभी उसने ब्रेक मारा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई स्पीड ब्रेकर उसके सामने आ गया, जो उसे अंधेरे की वजह से दिखा नहीं। गाड़ी साइड में लगाकर उसने जब देखा तो उसकी गाड़ी के नीचे खून लगा हुआ था। उसने आगे पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मोबाइल की लाइट से उसने ध्यान से देखा तो गाड़ी के निचले हिस्से में एक कुत्ते की खाल चिपकी हुई थी। वो समझ गया कि वो स्पीड ब्रेकर नहीं, बल्कि एक कुत्ता जो उसकी गाड़ी के नीचे आ गया था। कुत्ते की काली खाल, खून और उसकी पेट से चिपकी आंतड़ी देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर जो होना था वो तो हो चुका था। तभी दीपक का फोन बजा, पर दीपक इस कुत्ते वाले हादसे में उलझा हुआ था। उसने फोन नहीं उठाया। फोन उसकी वाइफ का था। उसके फोन की बेल लगातार बजती जा रही थी। गाड़ी को साफ करने के कारण दीपक ने फोन पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी हमेशा हाईवे पर पहुंचने के बाद उसकी बीवी अंजलि एक बार चेक करने के लिए फोन जरूर करती थी। गाड़ी में बैठते ही दीपक को वहीं पास में एक औरत दिखाई दी। वो शायद कार या बस का ही इंतजार कर रही थी। बड़ी अजीब सी बात थी कि दीपक जब गाड़ी के बाहर था तो उसने उस औरत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उस औरत के पास एक लेदर का बैग भी था। दीपक ने गाड़ी उस औरत के पास जाकर रोकी तो पता चला कि वो भी पूना की बस के लिए ही इंतजार कर रही थी। वो औरत दिखने में थोड़ी अलग थी। उसकी उम्र तकरीबन 40-45 की होगी, पर उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही झुर्रियां पड़ी हुई थीं। वो कभी सीधे देखकर बात नहीं कर रही थी। उसकी गर्दन में गहरा सा निशान था और उसकी आवाज काफी भारी थी। उसके हाथ में एक सफेद लाठी थी जो वो चलते समय इस्तेमाल करती थी। उसके पैर में कोई प्रॉब्लम थी। पहले तो दीपक उसे बिठाने में थोड़ा झिझका और फिर इतनी रात को उसकी हालत देखकर दीपक को उसके ऊपर दया आ गई। दीपक ने उस औरत को पूना तक लिफ्ट देने को कहा। वो औरत भी हल्का सा सर झुककर हाँ करते हुए दीपक के साथ ही आगे वाली सीट पर बैठ गई। रेडियो चल रहा था और हवा और भी ठंडी चल रही थी। दीपक ने सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी को फिर से हाईवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। हाय, आई एम दीपक और आप? मेरा नाम भारती है। तो पूना में कौन रहता है? माँ बाप? उस औरत ने हाँ में इशारा कर दिया। आज मौसम काफी अच्छा है ना? हमारे लिए क्या ये मौसम? अरे नहीं, आप कुछ परेशान लग रही हैं। चिंता मत कीजिए, कुछ खाने के लिए आगे ढाबा है। नहीं रुकना, नहीं, कहीं नहीं रुकना। ओह, मैं सोच रहा था कि डिनर, आपको क्या जल्दी पहुंचना है? क्या पूना में सब ठीक तो हैं? कुछ भी ठीक नहीं है। दीपक की हर बात का वह बस उल्टा या अजीब सा ही जवाब दे रही थी। दीपक को कुछ अजीब लगा। उसे लग रहा था कि भारती किसी चीज को लेकर परेशान है।
पर एक बार फिर दीपक ने बात करने की कोशिश की। आप ज्यादा बात नहीं करती भारतीय, है ना? वह बोली। गेम है, बोलो खेलोगे। दीपक ने कहा, ठीक है। हम एक दूसरे से 5-5 सवाल करेंगे, पर जवाब में सच नहीं, झूठ बोलना है। ये रूल है। यदि ये रूल तोड़ा तो उसकी सजा मिलेगी। इंटरेस्टिंग, चलो खेलते हैं। हम तुम्हारा नाम? करण। और आपका? रजनी। कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रही हूं। और आप? पटना। कोई बुरी आदत है तुम्हें? कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं। और आपकी क्या बुरी आदत है? खून पीने और मांस खाने के अलावा कोई बुरी आदत नहीं। काम क्या करते हैं आप? डायन, कुछ काम थोड़े ही करती हैं। और तुम? मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूं। तो डायन जी, महीने का क्या कमा लेते हो? कुछ नहीं। और तुम? 2 करोड़। आपकी फैमिली में कौन है? एक बच्ची। और तुम्हारे परिवार में? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। दीपक का जवाब सुनकर जैसे भारतीय जोर से चिल्लाई और हंसी। उसका ये रूप देखकर दीपक को कुछ समझ में नहीं आया। ये छठा सवाल था जो सच होना चाहिए था, झूठ नहीं। अब तुझे सजा मिलेगी। अरे मुझे ध्यान नहीं रहा। क्या सजा? हाँ, तेरे पास में जिसकी फोटो होगी वो जाएगा। और भारतीय गंदी सी हंसी हंसने लगी। डैडी, यानी तेरी बीवी। ये सुनते ही दीपक का पारा जैसे चढ़ गया और वो गुस्से में बोला, अबे ओ तमीज से बात कर, वरना यहीं उतार दूंगा। और तुझे कैसे पता कि मेरे पर्स में मेरी बीवी की फोटो है? भारती हंसने लगी और बोली, तेरी बीवी जाएगी या हो सकता है चली ही गई हो, फोन उठाना चाहिए था ना। और भारती फिर वही गंदी सी हंसी हंसने लगी। हाँ 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 हाँ। क्या क्या हो रहा है ये सब? अचानक उसने देखा कि भारती का चेहरा काला और आंखें लाल हो चुकी थी। उसने रेडियो पर एक हाथ मारा और रेडियो पर से दीपक के घर की आवाज आने लगी। रेडियो पर अंजलि की माँ रो रही थी। अंजलि, अंजलि बेटा, दीपक, अंजलि ने खिड़की से कूदकर उसने। तभी दीपक घबराते हुए, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है मेरी अंजलि को मम्मी जी? अंजलि और उसका होने वाला बच्चा दोनों ही ऊपरी मंजिल की खिड़की से कूदकर मर चुके थे। दीपक पूरे सदमे में जा चुका था और भारतीय, जिसका चेहरा पूरा काला और आंखें लाल हो चुकी थीं, अब अपनी गर्दन टेढ़ी करके एक ही बात बोल रही थी, मारा था तूने बेचारे उस कुत्ते को। पर वो तो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर थोड़ा ही। दीपक ने रोते हुए भारती से कहा। वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था पर निकल नहीं पा रहा था। हाईवे पर हर हादसे की सजा होती है। और ऐसा बोलने के साथ ही अपने दोनों हाथों से, जो कि पूरे हरे कंकाल जैसे हो चुके थे, दीपक के शरीर में हाथ डालकर एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया। दीपक का खून पूरी गाड़ी में फैल चुका था, सीट पर, शीशे पर, स्टीयरिंग पर और रेडियो पर भी। उसकी कटी फटी सी लाश को देखते हुए भारतीय फिर बोली, हाईवे का कोई भी हादसा पीछा नहीं छोड़ता और अपना बदला ले ही लेता है। और चुपचाप गाड़ी से निकलकर अपना बैग लेकर चली गई।